वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि अगर हमें जीएसटी में एनरोल करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट, जो हम इस ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। इसकी प्रीवियस 2 वीडियोस आ चुकी है जिसमें हमने सेक्शन 22, 23, 24, 25 का सब सेक्शन 3 किया। ठीक है, अब यहाँ हम कर रहे हैं सेक्शन 25। ठीक है, provisions related with procedure for registrations are divided in 3 and गिवन एज फॉलो, मतलब एज बिलो। देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप है यानी रजिस्ट्रेशन के हमारे, अगर हमें जीएसटी के अंदर एनरोल होना है। ठीक है, फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे हम रजिस्ट्रेशन के लिए। देन वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, फिर उस एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होगी, अगर हमारा सब कुछ सही होगा तो उसको अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, और जब हमें अप्रूवल मिल जाएगा तो हमें इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी हमें जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। एप्लीकेशन भरना, एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होना, फिर अप्रूवल होना, अप्रूवल के बाद हमें जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप करते हैं, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट प्रोविजन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट, फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्म और मैनर ऑफ, इसको हम प्रॉपर आगे पढ़ेंगे। पहले जस्ट मैं एक आपको बता देती हूँ, 5 आगे वो दर की फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ पैन कार्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो देखिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी आपके पैन नंबर की, मोबाइल नंबर की और आपके ईमेल एड्रेस की। ठीक है, तीसरा होगा जनरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर, एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। इस एप्लीकेशन को, इस फॉर्म को आप सबमिट करोगे, फिर एक्नॉलेजमेंट का पॉइंट आएगा। ठीक है, देखिए, form and manner of application. Every person other than a non-resident taxable person, a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of IGST Act, a persons required to deduct tax at source under section 51 and a persons required to collect tax at source under section 52 who is liable to registered shall बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी कि देखिए, जो ये आपको ब्रैकेट में दे रखा था ना, यानी इससे पहले जो वीडियो हमने करी थी, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले जो पर्सन हैं 2-4 वो इसके अंदर वो दे रखे हैं, उनको छोड़कर अदर देन, मतलब एवरी पर्सन हु इज़ लिएबल टू रजिस्टर्ड शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन से अप्लाई करने से पहले अपने जो परमानेंट अकाउंट नंबर को डिक्लेयर कर ले, मोबाइल नंबर को, ईमेल एड्रेस को, स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 ऑन द कॉमन पोर्टल पे जाकर जो फॉर्म है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 उसके अंदर जाके पहले क्या कर ले, इस चीज़ को डिक्लेयर कर दे, अपना पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल और जो भी आपकी स्टेट है या फिर जो भी यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हो। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 का पार्ट ए फिल कर दे। ठीक है, फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन, एवरी पर्सन लिएबल टू रजिस्टर्ड एक्सेप्ट, देखो कौन कौन नहीं आएंगे इसके अंदर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो हमने वहाँ पर करे थे इस प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, जो सप्लाई कर रहा है किसी दूसरे जो रिट्राइवल सर्विसेज को हो डाटाबेस के एक्सेस के लिए, ये पर्सन रिक्वायर्ड डिडक्ट टैक्सेस, और जो टीसीएस जो है वो करता है, ए पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स और टीसीएस और टीडीएस जो करता है वो नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, आगे डिक्लेयर, आगे ये देखो,
फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन डिक्लेयर बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या क्या देखो, रजिस्ट्रेशन से पहले क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा उसे, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी। किसके अंदर, कौन से फॉर्म के अंदर, इन पार्ट ए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 यानी GSTR 01 के अंदर, के पार्ट ए के अंदर। आगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ, देखिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन पैन वैलिडेटेड फ्रॉम द डाटाबेस ऑफ CBDT। मोबाइल नंबर, वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा उसके ऊपर। ईमेल एड्रेस जो है वन टाइम पासवर्ड और OTP आएगा उसके ऊपर, ठीक है। और ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग जो वैलिडेट हो जाएगा, देखो वेरिफिकेशन ऑफ पैन, देखो पैन शैल बी वैलिडेट ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द डाटाबेस मेंटेन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये वैलिडेट हो जाएगा, मतलब ये इसके थ्रू मतलब एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा। ये मोबाइल नंबर OTP के थ्रू हो जाएगा और ईमेल एड्रेस भी OTP के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर एक क्या होगा, एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जनरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर। देखो ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द पैन, जब देखो पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल का जब प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तो एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा एंड कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट ऑन द सैड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। और वो जो रेफरेंस नंबर आएगा ना, वो कहाँ कम्युनिकेट होगा, वो आपको आपके फ़ोन नंबर पर, जो रजिस्टर्ड जो होगा आपका फ़ोन नंबर उस पर, या जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल नंबर होगी उस पर आपको कम्युनिकेट हो जाएगा वो रेफरेंस नंबर जनरेट होएगा वो। तो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ पैन एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर। उससे टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जो कहाँ पे कम्युनिकेट होगा, आपकी रजिस्टर्ड नंबर पर, फ़ोन नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर, ठीक है। फोर्थ है सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GSTR रजिस्टर। देखो पार्ट ए में हमने पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन और मोबाइल नंबर का और हमारे ईमेल एड्रेस का और एक हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। अब पार्ट बी होता है रजिस्ट्रेशन, जो GST रजिस्ट्रेशन 01 का पार्ट बी भरना है हमने। तो देखिए सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन यूजिंग रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है ना पार्ट ए से, यहाँ पर वो यूज़ करेंगे हम फॉर्म एंड मोड इलेक्ट्रॉनिक। देखो अब इस फॉर्म का मोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा, पार्ट बी में होगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 होगा, ड्यूली साइंड अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द फॉर्म। जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाने हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं, वो उसके साथ लगा दोगे आप, ठीक है। आगे देखो एक्नॉलेजमेंट। On receipt of an application, an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in form GST registration 02। देखिए जब आपको एप्लीकेशन जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक रूप में, तो क्या करोगे, देखो एक्नॉलेजमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली टू द एप्लीकेंट इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 02। एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएगी, कुछ फॉर्म में मिलेगी, GST रजिस्ट्रेशन 02 के अंडर मिल जाएगी। अब फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड स्टेप पे आ गए हम, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड अप्रूवल। जो एप्लीकेशन की अब वेरिफिकेशन होगी और उसकी अप्रूवल होगी। वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज़ फाउंड टू बी ऑर्डर। अगर सभी चीज़ आपको प्रॉपर ऑर्डर में मिल रही है, जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी आपने भर दी है, आपने जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट थे वो लगा दिए हैं, तो वो क्या अप्रूवल हो जाएगा आपका रजिस्टर्ड। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, अगर कोई भी, अगर मान लो आपने कुछ कमी छोड़ दी उसको उसके अंदर, आपके फॉर्म के अंदर, या फिर कोई स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं, कोई डेफिशिएंसी छोड़ दी, कोई कमी छोड़ दी, तो उसको एक नोटिस, एप्लीकेंट को एक नोटिस इशू किया जाएगा कि भाई ये कमी है इसके अंदर, ये फुलफिल कर दो। डीम्ड अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन इफ़ नो एक्शन बाय ऑफिसर। अगर देखो डीम्ड अप्रूवल मतलब एक माना जाएगा कि इसको अप्रूवल मिल गई है या फिर रजिस्ट्रेशन हो गया है, इफ़ नो एक्शन बाय ऑफिसर, अगर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेंगे। यानी देखो मान लो मैंने फॉर्म सबमिट कराया, ठीक है, वो अगर वो प्रॉपर बिल्कुल सही था, हर जगह से करेक्ट था, तो उसको अप्रूवल मिल जाएगी। अगर फिर भी उसमें कोई कमी हुई तो वो ऑफिसर हमें नोटिफाई करेंगे कि आप में इस चीज़ में ये कमी है और आप ये हमें फुलफिल करके दो, फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे।
लेकिन उस ऑफिसर ने डेफिशिएंसी होने पे भी हमें कुछ नोटिफाई नहीं किया, उसने ऐसे फॉर्म रख लिया, तो हम ये मान कर चलेंगे डीम्ड अप्रूवल, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि सामने वाले ऑफिसर ने हमारे रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी में या तो अप्रूवल हो जाएगा एप्लीकेशन का, और अगर रिप्लाई नहीं आया, मान लो देखो हम डेफिशिएंसी में सामने वाले ने मेरे को नोटिफाई कर दिया कि आपके फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट नहीं था, आपने ये नहीं लगाया, ये नहीं भरा। ठीक है, अगर मैंने उसको फुलफिल करके दे दिया तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। अगर मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डीम्ड अप्रूवल वाले में यही मैंने बता दिया। इफ प्रॉपर ऑफिसर टेक्स नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेगा तो हम मान के चलेंगे। तो देखो एक्शन, नो एक्शन, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेगा, और रिजल्ट इन, देखो अगर कोई वो एक्शन नहीं लेगा, अगर कमी होने पर भी, डेफिशिएंसी होने पर, तो विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन और रिजल्ट इन डीम्ड अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन, तो उसको मान के चलेंगे कि हम ये अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, 3 वर्किंग डे के अंदर उसने एप्लीकेशन जब सबमिट करी थी, 3 वर्किंग डे के अंदर उसने कुछ भी नहीं बोला हमें, तो भी अप्रूवल माना जाएगा। या फिर जब क्लैरिफिकेशन हमने दे दी है, मतलब यानी हमारे पास नोटिस आया, हमने उसकी क्लैरिफिकेशन भेज दी आगे, और 7 दिनों के अंदर अंदर कोई उन्होंने हमें हाँ ना कुछ भी जवाब नहीं भेजा, कोई नोटिस नहीं भेजा, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, आगे है स्टेप 3, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब आपको जनरेट हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो स्टेप 3 इशू, फर्स्ट है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट NGSTIN, यानी आपको GST नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट होगी उस रजिस्ट्रेशन की, डिजिटली साइन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उसको प्रॉपर जो ऑफिसर होते हैं उसके द्वारा साइन किया जाएगा डिजिटली वे में। ठीक है, टाइम लिमिट टू इशू ऑफ सर्टिफिकेट, टाइम लिमिट होगी इशू सर्टिफिकेट करने की। अब देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट NGSTIN आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 06 शोइंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, उसमें क्या क्या लिखा होगा, देखो आपका प्रिंसिपल प्लेस लिखा होगा बिजनेस का, कोई एडिशनल प्लेस होगा तो वो लिखा होगा, और shall be made available to the applicant on the common portal, and goods and services tax identification number GSTIN आपको मिल जाएगा, shall be assigned मिल जाएगा, आपको असाइन हो जाएगा। goods and services identification number shall be assigned in the following format, देखो क्या फॉर्मेट होता है GSTIN का, ये क्वेश्चन आ सकता है कि GSTIN का फॉर्मेट बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे ना, वो 2 करेक्टर ऑफ स्टेट कोड, जो आपके स्टेट कोड के 2 करेक्टर होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट 10 डिजिट होंगे जो, वो 10 करेक्टर्स फॉर द पैन और द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, तो वो आपके पैन कार्ड के 10 डिजिट्स होंगे, 10 करेक्टर होंगे। ठीक है, जो 10 आगे के जो होंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट होंगे वो आपकी एंटिटी कोड होंगे, 2 करेक्टर, एंटिटी कोड के 2 करेक्टर होंगे। जो नेक्स्ट 1 डिजिट होगा वो 1 चेकसम करेक्टर होगा। देखिए कैसे, GSTIN 22 CATAS 6354 AIZ5, ये 15 डिजिट का नंबर है। जो फर्स्ट 2 करेक्टर 22 है वो आपका स्टेट कोड है। ठीक है, जो नेक्स्ट के 10 करेक्टर है ना वो आपके पैन और 10 कार्ड का नंबर है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट के 2 करेक्टर हैं IZ, वो आपके एंटिटी कोड है। ठीक है, और जो लास्ट के जो IZ के बाद जो लास्ट का जो एक करेक्टर बच गया वो 5, वो है चेकसम। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी डिफरेंट फॉलोइंग सिचुएशन। देखो सिचुएशन क्या है, टाइमली, इन केस द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन 30 डेज। देखो अगर एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबमिट हो गई है 30 डेज़ के अंदर, तो डेट ऑन विच द पर्सन बिकम्स लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जिस टाइम लिएबल हुआ है वो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डेट मानी जाएगी। ठीक है, आगे नो टाइमली, अगर टाइमली नहीं हुआ, इन केस द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड आफ्टर 30, उस 30 डेज़ के बाद उन्होंने सबमिट किया है, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है आपको वो मानी जाएगी। ठीक है, उसमें जिस दिन वो पर्सन लिएबल हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए वो डेट मानी जाएगी। अगर नॉट टाइमली है तो जिस दिन वो आपको ग्रांट हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो
डेट मानी जाएगी। Again, digitally signed by the proper officer, every certificate of registration made available on the common portal shall be digitally signed by the proper officer under the act. Time limit to issue of certificate of registration shall be duly signed. It shall be communicated to the applicant and shall be made available on the common portal within 3 days after expiry of the period specified below. तो देखिए 3 दिन के अंदर कौन कौन सा, नॉर्मली देखिए विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आपने एप्लीकेशन, नॉर्मली ये होता है कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा आपका जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर कोई कमी हुई, मान लो आपने अपने फॉर्म में कुछ कमी कर दी, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट। तो ये हमने पता ही कर लिया है कि 3, वैसे तो देखो अगर कोई कमी नहीं हुई तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर कोई कमी हुई तो 7, जब आपने कोई कमी को पूरा करके क्लैरिफिकेशन दे दी है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। आई होप स्टूडेंट आपको जो ये प्रोसेस है वो ये समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम जीएसटी के अंदर एनरोल होंगे। ये पोर्टल पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क होता है और 3 दिन के अंदर अंदर, वैसे अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आपने कुछ गलत करा है तो क्लैरिफिकेशन देने के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रोसीजर समझ में आई हो कि जीएसटी के अंदर एनरोल कैसे होना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।